अक्का के बाद क्रूसेडर्स ने फ़लस्तीन की बंदरगाह अस्कलान का रुख किया। अस्कलान पहुंचने तक उनका सुल्तान के साथ 11 या 12 मरतबा मुकाबला हुआ। सबसे अहम मार्का आरसुफ का था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बहादुरी का दरख अंदाजाना मिसाल पेश की, लेकिन किसी भी मुसलमान हुकूमत, बिलखुसूस खलीफा बगदाद की तरफ से कोई मदद ना पहुंची। तब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को पीछे हटना पड़ा। वापसी पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अस्कलान शहर खुद ही तबाह कर दिया, और जब सलीबी वहां पहुंचे तो उन्हें ईंटों का ढेर के सिवा कुछ भी हासिल ना हुआ। इस दौरान में सुल्तान ने बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत की तैयारियां मुकम्मल की, क्योंकि अब क्रूसेडर्स का निशाना बैतुल मुक़द्दस ही था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी मुख्तसर सी फौज के साथ इस कदर अजीम लाव लश्कर का बड़ी जुर्रत के साथ मुकाबला किया। जब फतेह की कोई उम्मीद बाकी न रही तो क्रूसेडर्स ने सुलह का दरख्वास्त की। दोनों फौजों में मुआहदा हुआ, जिसकी वजह से तीसरी क्रूसेडर्स जंग का खात्मा हुआ। इस जंग में क्रूसेडर्स को कुछ भी हासिल ना हुआ और वो नाकाम वापस हुए। रिचर्ड शेरदिल सुल्तान की फैयाज और बहादुरी से बहुत मुतासिर हुआ। जर्मनी का बादशाह भागते हुए दरिया में डूबकर मर गए और तकरीबन 60,000 मसीही इन जंगों में काम आए। तीसरी सलीबी जंग में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने साबित कर दिया कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर हुक्मरान है। सलाहुद्दीन अय्यूबी बड़े बहादुर और फैयाज थे। लड़ाइयों में ईसाइयों के साथ इतना अच्छा सलूक किया कि ईसाई आज भी उनकी इज्जत करते हैं। उनको संघर्ष का इतना शौक था कि एक मर्तबा उनके निचले हिस्से में फोड़े हो गए, जिसकी वजह से वो बैठकर खाना नहीं खा सकते थे। लेकिन इस हालत में भी संघर्ष और जद्दोजहद की सरगर्मी में फ़र्क नहीं आया। सुबह से लेकर जोहर और असर से लेकर मगरिब तक बराबर घोड़े की पीठ पर रहते। उनको खुद ताज्जुब होता था और कहा करते थे कि जब तक घोड़े की पीठ पर रहता हूँ सारी तकलीफ जाती रहती है, और उसके ऊपर से उतरने पर फिर तकलीफ शुरू हो जाती है। सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़िंदगी बड़ी सादा थी। रेशमी कपड़े कभी इस्तेमाल नहीं किए और रहने के लिए जगह मामूली सा कमरा होता था। काहिरा पर कब्जे के बाद जब उन्होंने फातमी हुकूमत के हालात का जायजा लिया, जो वहाँ बेशुमार जवाहरात और सोने चांदी के बर्तन जमा थे, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ये सारी चीज़ें अपने कब्जे में लेने के बजाय बैतुल माल में दाखिल कर दी और महलात को आम इस्तेमाल में लाया गया और एक महल में अजीमुशान खानकाह कायम की गई। फातमियों के ज़माने में मदरसे कायम नहीं किए गए थे। शाम में तो नूरुद्दीन जंगी के ज़माने में मदरसे और अस्पताल कायम हुए, लेकिन मिस्र अब तक महरूम था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यहाँ कसरत से मदरसे और अस्पताल कायम किए। उन मदरसों में स्टूडेंट्स के रहने व खाने का इंतजाम भी सरकारी खजाने से होता था। काहिरा में सलाहुद्दीन अय्यूबी के कायम करदा शिफा खाने के बारे में एक शाह इब्न जुबैर लिखता है कि ये अस्पताल एक महल की तरह मालूम होता है, जिसमें दवाओं का बहुत बड़ा जखीरा है। उसने औरतों के अस्पताल और पागल खाने का भी जिक्र किया है। सलाहुद्दीन अय्यूबी सल्तनत गौरैया के हुक्मरान साबुद्दीन गोरी और मरकशी हुक्मरान याकूब अलमंसूर का हम असर था, और बिलाशुबा ये तीनों हुक्मरान अपने वक्त में दुनिया के अजीम तरीन हुक्मरान में से एक थे। 4 मार्च 1193 बेमुताबिक 589 हिजरी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इंतकाल कर गए। उन्हें शाम के मौजूदा हुकूमत दमिश्क में मस्जिद उमाया के नवाह में सुपुर्द खाक किया गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कुल 20 साल हुकूमत की। लेखक इब्न खलकान के मुताबिक सलाहुद्दीन अय्यूबी की मौत का दिन इतना तकलीफ दे था कि ऐसा तकलीफ दे दिन इस्लाम और मुसलमानों पर खुलफा राशिदीन की मौत के बाद कभी नहीं आया। मौजूदा दौर के एक अंग्रेज लेखक लिन पोल ने भी सुल्तान की बड़ी तारीफ की है और लिखा है कि उसके हम असर बादशाहों और उनमें एक अजीब फ़र्क था। बादशाहों ने अपने जहाँ
व जलाल के सबब इज्जत पाई, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अवाम से मोहब्बत और उनके मामलात में दिलचस्पी लेकर हर दिल अजीजी की दौलत कमाई है। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आदाब।